कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। उनकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि इन कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स हैं वो सेंटर मेटल एटम को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में सराउंड करते हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो, इस तरह से ऑन पेपर जो है ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हम शो करते हैं। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। आपको कल मैंने बताया था जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अंदर, जिनके नाम DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 और DZ2 होता है। तो जब लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को बहुत दूर से अप्रोच करते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जो वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो ये जो लिगेंड है, सॉरी जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये एक स्फेरिकली चार्ज फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और जिसकी वजह से जो एनर्जी है स्फेरिकली चार्ज फील्ड की वजह से, देखिए जब बहुत दूर हैं लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ऐसा लग रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो स्फेरिकली चार्ज फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया है। और स्फेरिकली चार्ज फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से जो ये डी सबशेल है, इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो लिगेंड है उनके पास भी इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज है। सेंट्रल मेटल एटम के पास पहले से ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनर शेल्स में, तो उनके बीच में रिपल्शन काम करना शुरू कर देता है। और ये जो डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम, इनको हम एक साथ बना रहे हैं, दे आर इन स्फेरिकली चार्ज फील्ड। और स्फेरिकली चार्ज्ड फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से जो डी सबशेल हैं इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। ये हम कह सकते हैं जो या डी सबशेल है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, थोड़ा सा एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। कल मैंने आपको बताया था जो ये DXY हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होता है, DYZ भी इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होता है, DXZ ये भी इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट रहता है, जबकि DX2 Y2 ऑन द एक्सिस प्रेजेंट रहेगा। और इसी तरह से DZ2 भी आपका ऑन द एक्सिस प्रेजेंट रहता है। आप देखेंगे जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इनमें ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से, DXY, दिस इज DXY, दिस इज DYZ, एंड दिस इज DXZ। तो आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये DXY, DYZ और DXZ आर लाई ऑन द एक्सिस, जबकि ये जो DX2 Y2 है, दिस इज DX2 Y2, ये इन बिटवीन द एक्सिस यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो DX2 Y2 कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, इन बिटवीन द एक्सिस। और DXY, DYZ, DXZ कहाँ आ गए, ऑन द एक्सिस इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जो डी सबशेल्स के DXY, DYZ और DZ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये तो आ गए ऑन द एक्सिस,
वेयर एज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहाँ आ गए, इन बिटवीन द एक्सिस। तो जो ऑन द एक्सिस हैं वो लिगेंड को पहले फेस करेंगे और लिगेंड इन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जो ऑन द एक्सिस हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, इन पर ज़्यादा रिपल्शन लगाएंगे और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पर रिपल्शन कैसा लगेगा, कम लगेगा। और इसी डिफरेंस ऑफ रिपल्शन की वजह से जो ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये डी एक्स वाई जेड और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड जो है ज़्यादा रिपल्शन फील करने की वजह से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएं। क्योंकि ये 3 है तो इनको हमने T2G बोल दिया, और जब हमने ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस में आपसे डिस्कस किया था कि इनको हमने EG बोल दिया था, तो भले ही इनकी एनर्जी कम है लेकिन इस बार भी हम इनको EG से ही शो करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश मिलेगा आपको एनर्जी का वो वही मिलेगा कि ये 2/5 होगा डेल्टा O, और यहाँ जो एनर्जी है दैट विल बी 3/5 ऑफ डेल्टा O होगा, डेल्टा T बोल देंगे, सॉरी यहाँ पर इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसको हम डेल्टा T बोल देंगे। तो इस तरह से जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें DXY, DYZ और DXZ ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होने की वजह से लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रिपल्शन ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, इसलिए वो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और जो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में वो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट रहते हैं और इनकी एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली लो हो जाएगी। और यहाँ पर जो डिफरेंस है एनर्जी का टॉप ऑफ द EG और बॉटम ऑफ द T2G, ये कहलाता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ tetrahedral complexes. The energy gap between the top of the EG and bottom of the T2G is called crystal field splitting energy. In short, we call it as CFSE in case of tetrahedral complexes. तो अगर आप ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में डी सबशेल की स्प्लिटिंग देखेंगे, डी एटॉमिक ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखेंगे तो बिल्कुल रिवर्स है, एक स्विंग की तरह है। जो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा एज सच, बिल्कुल एक सर्कुलर, जिससे एक स्विंग होता है वो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। एनर्जी का गैप वही है 3/5 ऑफ डेल्टा T और यहाँ पे 2/5 ऑफ डेल्टा T। तो बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे कि आपने ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, लेकिन अरेंजमेंट एकदम रिवर्स हो गया है क्योंकि यहाँ पर DXY, DYZ, DXZ आ गए ऑन द एक्सिस जिन पर रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, और DX का वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर कहाँ आ गए, इन बिटवीन द एक्सिस, इन पर रिपल्शन कम लगेगा। यहाँ पर भी हमें इस बात को डिस्कस करना है कि अगर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, उसका अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पेयरिंग एनर्जी से कम है, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स बना तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज हुई, इसका अमाउंट पेयरिंग एनर्जी के जो अमाउंट है उससे कम अगर रिलीज होता है, तो ऐसे केस में D4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे, लोअर एनर्जी, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी सबसे 1 2, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, 3 4 एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक EG2 एंड T2G2। लेकिन अगर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज हो रही है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, दैट इज हायर देन द पेयरिंग एनर्जी, then the D4 electrons will be filled as 1, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी से स्टार्ट करके 1 2 3
अब पेयरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी लोअर नाइट्री सब शेल से, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी Eg4 T2G0, राइट। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ा है। तो इस तरह से जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें ये जो Eg है वो नीचे आ जाएगा, T2G ऊपर चला जाएगा, क्योंकि T2G की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है DXY, DYZ, DXZ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं और लिगेंड को डायरेक्टली फेस करेंगे, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली फेस करने से रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो DXY, DYZ और DXZ पे ज़्यादा लगेगा, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे DX2, Y2, DZ2 है, इन पर रिपल्शन कम लगने की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये CFT के एप्लीकेशन सीखा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी देखिए अभी हमें करनी है। एक तो रिलेशन पूछ ली जाती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें रिलेशन है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है दैट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज्ड in case of complex formation with the particular ligand is 36, ये डेल्टा O दे दी 36। what will be the amount of energy released if the same ligand involved in tetrahedral complex formation? तो 4/9 into 36, तो it comes 16। तो ये रिलेशन याद रखेंगे आप सभी बच्चे, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। आपके पास कभी क्वेश्चन ऐसा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, और उसमें दे दिया डेल्टा T इज ग्रेटर देन डेल्टा O, डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O, डेल्टा T इज इक्वल टू लेस देन डेल्टा O। तो आप देखिए मल्टीप्लाई कहाँ हो रही है, 4/9 डेल्टा O, यानी कि इसमें छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा डेल्टा T या डेल्टा O का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना डेल्टा O में छोटी वैल्यू से, तो ये डेल्टा O कैसा होगा, स्मॉलर होगा देन द डेल्टा T। मेरी बात समझ रहे हैं आप क्या करने वाले हैं, ये देखिए अगर मैं इसको ऐसा लिखूं डेल्टा O इज इक्वल टू डेल्टा T, तो ये इक्वल तब होगा जब यहाँ पर आप 9/4 से मल्टीप्लाई करो। ये तो बात हुई, डेल्टा O डेल्टा T के इक्वल तब होगा जब यहाँ पे आप 9/4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि डेल्टा T कैसा है, लोअर है, और डेल्टा O की वैल्यू कैसी होती है, ज़्यादा। तो जब आप 9/4 यानी कि लगभग 2.2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब डेल्टा T की वैल्यू डेल्टा O के इक्वल होगी। अदरवाइज डेल्टा T की जो वैल्यू है वो डेल्टा O से कैसी है, स्मॉलर है। अगर आप इक्वल का साइन लगाना चाहते हैं इनके बीच में तो 9/4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या था 2019 में, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, देखिए लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा, पहले स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज for forcing pairing and therefore low spin configuration are rarely observed। यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन ये था व्हाई इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस आर रेयरली ऑब्जर्व, एक्सप्लेन व्हाई। तो लो स्पिन का मतलब है, लो स्पिन का मतलब क्या हो गया, लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लो स्पिन का मतलब तो यही हो गया ना, मैग्नेटिक मोमेंट लो आएगा। तो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व, यानी कि जो लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
वो यहाँ पर कम से कम मिलेंगे। ज़्यादातर कैसे मिलेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। हाई स्पिन का मतलब हो गया इट हैज़ मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे? जब डेल्टा टी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से काफ़ी कम हो, तो पेयरिंग होगी ही नहीं। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और स्पिन कैसा होगा? हाई होगा। तो ये इसको रिवर्स बात बोल रहे हैं कि ये लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही कम बनाते हैं, यानी जनरली क्या बनाएंगे? हाई स्पिन बनाएंगे। तो हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कब होंगे? जब पेयरिंग कम से कम हुई हो। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी है यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो अमाउंट है, जैसा अभी बताया था आपको, वो डेल्टा ओ के मुकाबले कम होती है। इसलिए वो पेयरिंग एनर्जी को आसानी से ओवरकम नहीं कर पाता। और पेयरिंग को जब पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाएगा तो पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो क्वेश्चन यही था वहाँ पर। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, low spin configurations are rarely observed. Explain why. तो इसका रीजन आप क्या देंगे? द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज यानी कि डेल्टा टी आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग। या इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज्ड in case of tetrahedral complexes, that is delta T, is much lower than the pairing energy required for the pairing energy required। बस मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये था why low spin configurations in case of tetrahedral complexes are observed rarely। उसका आंसर आप लिखेंगे because the crystal field splitting energy released in case of tetrahedral complexes is much lower than the pairing energy required। तो इसलिए पेयरिंग होगी नहीं। पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादातर हाई स्पिन ही बनेंगे कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन वाले बहुत ही रेयरली बनेंगे। तो ये जब क्वेश्चन आया एग्जाम में तो बच्चे ये एग्जैक्ट लाइन नहीं लिख पाए। तो वही बच्चे लिख पाएंगे जिन्होंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा हो, उसको इंटरप्रेट किया हो, उसको समझा हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। ये लाइन पढ़ने के बाद आप सोच नहीं सकते क्वेश्चन कैसा आसानी कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी की एक ही लाइन को पढ़ना और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी आपको कहीं मिल रहे हैं तो उनको आप ज़रूर पढ़ेंगे। राइट, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था अभी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ई जी यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे जी जनरली यूज़ नहीं किया जाता। तो उसका रीज़न क्या रहेगा? जी यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं करते टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में? उसका रीज़न यहाँ आपको मिल रहा है। द जी सबस्क्रिप्ट इज यूज फॉर द ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विच हैव सेंटर ऑफ सिमिट्री। आप देखेंगे जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, उनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री होती है, सिमेट्रिकल शेप होते हैं, ज्योमेट्रीज होती हैं। लेकिन क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनकी उनमें सिमिट्री नहीं होती, ज्योमेट्री उनकी आपकी रेगुलर रेगुलर इन द सेंस की सिमिट्री नहीं होने की वजह से जी जो है वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है आपको एक डायग्राम बना दें और उस डायग्राम को बनाने के बाद आपको यहाँ पे जी लिख दें और पूछ लें व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस फिगर। तो उसमें आप बताएंगे कि वो कह सकते हैं कि ई जी शुड नॉट बी हेयर। तो क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि जी जो है वो वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर सिमिट्री होती है ज्योमेट्रीज में, जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई और आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। तो यहाँ सिमिट्री की वजह से हम ई जी यूज़ करते हैं। और टेट्राहेड्रल में क्यों यूज़ नहीं किया है? बिकॉज इट लैक ऑफ सिमिट्री। तो क्वेश्चन आ सकता है वाई ई जी इज़ नॉट यूज इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आप ये लाइन लिखेंगे, सिंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लैक सिमिट्री जी सबस्क्रिप्ट इज नॉट यूज विद द एनर्जी लेवल्स। राइट, तो यहाँ पे T2G में भी नहीं आएगा।
यानी कि ये जो फिगर बनाई है इसमें भी कुछ कमी है, यहाँ से भी जी हटना चाहिए, राइट। तो ट्रिपलेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनको हम बोलेंगे, और यहाँ पर भी आप जी यूज़ नहीं करेंगे, जैसा आपको दिख रहा है, ना तो ई के साथ जी यूज़ हो रहा है और ना ही टी के साथ। तो जी का मतलब हो जाता है यहाँ पर सिमिट्री अगर होगी तभी हम यूज़ कर पाएंगे, राइट। और बहुत से क्वेश्चन इसमें कंपटीशन के बनते, फिलहाल उसका डिस्कशन यहाँ पर नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर आपके साथ कर रहा हूँ। कुछ और बातें हम देख लेते हैं। अगर हम लिगेंड्स को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एक्चुअली जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं सेंटर मेटल एटम के साथ या आयन के साथ, तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जो लिगेंड जितना ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज कर सकता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा रिपल्शन एक्सर्ट कर सकता है। और आपने पढ़ा है जो रिपल्शन की वजह से बैक पेनिंग भी कभी कभी हो जाती है, मिनिमाइज करने के लिए। तो ये जो आपको लिगेंड्स दिए हुए हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज अरेंज किए गए हैं, और ये जो सीरीज मिलती है हमें वो कहलाती है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि आपके सामने जो ये लिगेंड्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो CO है, कार्बोनिल है। और यहाँ पर जो सबसे वीक फील्ड लिगेंड है वो कौन है, आई नेगेटिव है, क्योंकि ये सबसे कम अमाउंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को रिलीज कर पाएगा। ऐसा नहीं लिमिटेशन एक फुल प्रूफ थ्योरी थी, सभी कॉम्प्लेक्स में सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन थी। हालांकि जो क्रिस्टल फील्ड मॉडल है उसने कलर फॉर्मेशन को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, बीबीटी कई बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रीज पता चल गई, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू अ लार्ज एक्सटेंट, फुल प्रूफ नहीं, पूरी तरह से नहीं, टू अ लार्ज एक्सटेंट। However, from the assumptions that the ligands are point charges, it follows that anionic ligand should exert the greatest splitting effect. कहने का मतलब ये है, इस थ्योरी का बेस ही ये था, इन्होंने ये कहा था जो लिगेंड्स है वो नेगेटिव चार्ज आयन से, पॉइंट आयन से, और जो मेटल्स है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिपल्शन लगाना चाहिए था और उन्हें होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन ऐसा नहीं है। CO पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, EN पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, NH3 पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इस बात को जो CFT थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो यही बात लिख रहे हैं। हाउएवर फ्रॉम द assumptions that the ligands are point charges, it follows that anionic ligand should exert the greatest splitting effect। जबकि जो एनायनिक लिगेंड्स है वो कहाँ मिल रहे हैं, स्टार्टिंग में मिल रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ही कम रिलीज करेंगे। द एनायनिक लिगेंड्स एक्चुअली आर फाउंड एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो एनायनिक लिगेंड जिनको ज़्यादा रिपल्शन लगाना चाहिए था, ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। Further, it does not take into account the covalent character of bonding between the ligand and the external atom and the central atom। इन्होंने ये बात ज़रूर कही कि जो बॉन्ड है वो टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक है लिगेंड्स और सेंटर मेटल एटम के बीच में, लेकिन आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिगेंड्स प्रेजेंट रहते हैं वो आयनाइज नहीं हो सकते, यानी कि वो कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंटर मेटल से अटैच्ड हैं। तो इन्होंने जो कोवलेंट करेक्टर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उसे नज़रअंदाज कर दिया और टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताने लगे, जो कि पूरी तरह से बात को क्लियर नहीं करता, कॉम्प्लेक्स में पूरी तरह से कोवलेंट करेक्टर या आयनिक करेक्टर को क्लियर नहीं करता। यही बात ये लिख रहे हैं, फर्दर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवलेंट करेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम, ये प्योरली आयनिक ही मान के चल रहे थे। There are some of the weakness of CFT which are explained by ligand field theory। CFT भी बहुत सी बातें नहीं बता पाई, जैसे ऑक्सिलेटो का केस है कि उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने या वीक फील्ड लिगेंड माने, ऐसा कुछ क्राइटेरिया उन्होंने कहीं कट टू कट नहीं दिया कि यहाँ तक कि जो लिगेंड्स हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग फील्ड है
या वीक फील्ड लिगेंड है। तो अभी भी डायरेक्ट बना हुआ है कि कहीं कहीं वो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बैक पेयरिंग कर देते हैं, कहीं पर वो बैक पेयरिंग नहीं करते। तो ये भी लैकुना है CFT का। उसके बाद एक नई थ्योरी प्रपोज की गई विच इज़ कॉल्ड लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT इसको हम बोलते हैं, एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपने थोड़ी बहुत क्लास 11 में पढ़ी हुई है, विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रेजेंट स्टडी, यानी कि आपके क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें इनका डिस्कशंस अभी नहीं करा जा रहा है, उनको आप हायर क्लासेस में पढ़ें। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स किन्हें बोलेंगे? जिनमें लिगेंड कौन हो? CO हो, राइट। तो ये जिनमें केवल कार्बोनिल लिगेंड्स ही होंगे, दे आर सेड टू बी होमोलैप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड्स और होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन होंगे? जिनमें केवल एक ही टाइप का लिगेंड होता है, वो आपके होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। और अगर लिगेंड केवल कार्बोनिल है तो वो होमोलैप्टिक कार्बोनिल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस भी कहला सकते हैं, राइट। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देखिए आप, इनके स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए गए हैं। जैसे NiCO होल 4 है, तो NiCO होल 4 एज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा यहाँ पर। दिस इज पेंटा कार्बोनिल आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इनका शेप रहेगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ये देखिए CrCO होल 6, ये ऑक्टेडल इनका ज्योमेट्री रहेगा। ये Mn2CO होल 10 डाई मैग्नीज डाई, बल्कि डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। तो इस तरह का इनका स्ट्रक्चर रहेगा। इसी तरह से ये हमारे पास कोबाल्ट और ये कार्बोनिल है, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर इनका 0 ही आएगा सेंटर मेटल एटम का। तो इनके स्ट्रक्चर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। आप देखेंगे जो मेटल कार्बोनिल्स हैं, इसमें एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक जो वर्ड है वो आता है कि अगर दो काम किसी एक पर्पस के लिए किए जा रहे हैं तो वो सिनर्जिक इफेक्ट कहलाता है। और जब दो काम किसी एक पर्पस के लिए किए जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो उतना ही बेटर आता है। अगर दो लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो मेटल जो कार्बोनिल बॉन्डिंग है वो एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है जिसे हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई पड़ रहा है, इस फिगर में जो कार्बोनिल लिगेंड है उसके ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और कार्बोनिल के पास अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो कार्बोनिल लिगेंड क्या करेगा? अपने पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है उसको सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, शिफ्ट कर देगा, जिससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन साथ ही साथ जो, जैसे मान लीजिए आपने देखा ना ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था, तो इसमें जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर इन तीन में तो खाली होगा, यहाँ तो D2sp3 में चला जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे सेंटर मेटल के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में, उन इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर मेटल एटम भी जो कार्बोनिल लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें डोनेट कर सकता है। काम तो जनरली यही होता है कि लिगेंड अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में डोनेट करें, शिफ्ट करें, जिससे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन साथ ही साथ पार्शियली जो सेंट्रल मेटल एटम के डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको सेंट्रल मेटल एटम भी जो कार्बोनिल लिगेंड है उसके वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है जिसमें लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही रहा है सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में, साथ ही साथ जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों का पर्पस क्या है? बॉन्ड बनाना। और दोनों चाहते हैं बॉन्ड कैसा बने? स्ट्रॉन्ग बने। मेटल भी चाहता है और कार्बोनिल लिगेंड भी चाहता है। तो इसीलिए इस इफेक्ट को हमने सिनर्जिक इफेक्ट बोल दिया। देखिए द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल possess both sigma and pi character। आपको क्वेश्चन आ सकता है which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct?
तो उसमें देखिए आप मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल possess both sigma and pi character, ये बात बिल्कुल ठीक है। द मेटल बॉन्ड C sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons। आपको इस सभी स्टेटमेंट सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा कि जब मेटल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। और जो मेटल बॉन्ड सी पाई बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, बाय द डोनेशन ऑफ a pair of electron from a filled d atomic orbital of metal into the vacant anti-bonding pi orbital of the carbon monoxide यानी carbonyl ligand। तो कोई सा भी स्टेटमेंट आ सकता है, द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, द पाई बॉन्ड इज फॉर्म, तो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। द मेटल बॉन्ड सी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, यानी कि जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को सेंटर मेटल एटम के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में देगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब मेटल अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो आपका जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा आपका पाई बॉन्ड कहलाएगा, और जो पाई एंटी बॉन्डिंग मोइक ऑर्बिटल में दिया जाएगा। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट। मैंने आपसे कहा ना दोनों पर्पस एक ही है, बॉन्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, which strengthens the bond between CO and the metal। यानी कि इसका मतलब ये हुआ अगर दो कॉम्प्लेक्स दिए आपको, एक दिया गया आपको NiCO होल 4 और दूसरा दिया गया NiCl होल 4 2 नेगेटिव, तो आपसे पूछ सकते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो जहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। CO लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है, यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पर इस तरह का सिनर्जिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता, और इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन स्टेबिलिटी का इस तरह से भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया FeEn होल थ्राइस 3 पॉजिटिव और दूसरा कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको FeNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, तो इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे वहाँ स्टेबल होगा जहाँ पे चिलेट इफेक्ट होगा। चिलेट इफेक्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे लिगेंड कैसा हो, डाइडेंटेट हो। जो डाइडेंटेट लिगेंड है ये क्योंकि क्लॉ बना लेगा, चिलेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जबकि NH3 एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, चिलेट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। एक टर्म है यहाँ पर चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट का मतलब है, देखिए अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेड लिगेंड जैसे NH3 यहाँ पर है, इसको रिप्लेस करके कोई डाइडेंटेड लिगेंड जैसे EN है उसे यूज़ कर लो। शर्त ये है जो लिगेंड हो डाइडेंटेड उसमें डोनर एटम सेम हो जैसा कि मोनोडेंटेड लिगेंड में था। जैसे यहाँ पे डोनर एटम कौन है, NH3 में N है, ऐसे ही EN में डोनर एटम कौन होता है आपके पास, यहाँ पर डोनर एटम कौन होगा, यहाँ भी नाइट्रोजन होगा। तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स में से मोनोडेंटेट को रिप्लेस करके डाइडेंटेड लिगेंड यूज कर रहे हो तो उस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो डाइडेंटेड लिगेंड है ये चिलेशन प्रोड्यूस करेगा, और जो इनका नंबर होगा वो उसकी डेंटिसिटी कहलाएगा। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर डेंटिसिटी कितनी होगी 3, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे तो कितना हो गया 6, क्योंकि जो EN है वो 2 डोनर एटम्स रखता है और 2 डोनर एटम एक साथ सेंटर मेटल एटम को टच करेंगे। तो एक लिगेंड की